हेलो एस्पिरेंट्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए आज का ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसका जो सेशन है, हमारा एपिसोड पार्ट 3 उसे शुरू करते हैं। ये सेशन ब्रह्मास्त्र आपके लिए लाया गया है विशेषकर बिहार बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख करके और साथ ही बिहार एसएससी की जो सीजीएल और जो सीएचएसएल के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके पीटी को ध्यान में रख करके ये सीरीज लगभग 50 जो कहे कि हर एपिसोड में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पूरा का पूरा सेशन में हम 5000 प्रश्नों के जो सीरीज है उसको डील करेंगे। इस सीरीज को देखने के बाद और इस सीरीज को करने के बाद आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कहे तो ये कह सकता हूँ मैं कि श्योर हो सकते हैं कि हमारे जो आने वाले जो अगले एग्जाम्स है उनमें हम कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन है वो इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे कि इन जो आने वाले एग्जाम है उसमें हमारी जो सीट है वो एक पक्की हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस 5000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसका आज का जो हमारा सेशन है एपिसोड 3 यानी कि पार्ट 3। इस सेशन में हम 50 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीधे तरीके से कई वनडे एग्जाम्स के पीटी फैक्ट्स के तौर पे ये पूछे जाते रहे हैं और इनके पूछे जाने की जो संभावना है वो हमेशा बनी रहती है। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले सवालों की ओर। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो बहुत ही खास कहें तो है। और सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। ये देखिए, ये जो कहें इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है और साथ ही साथ ये कहें कि हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ सवाल है। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है उसको अपनाने का जो सबसे पहला काम था वो भारत का पहला नगर कौन सा था जिसने इसे अपनाया था। ठीक है, ये हमारा आज का पहला सवाल है और ऑप्शन में है हमारे पटना, बी अगरतला, सी लखनऊ, डी इंदौर। तो इसका जो सही जवाब होगा सीबीडीसी को अपनाने का जो सबसे पहला जो हमारा भारत का पहला नगर निगम था वो था पटना। और ये इस हिसाब से कहें तो बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को अपनाने वाला जो पहला भारत का पहला नगर निगम था वो हमारा पटना नगर निगम था। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पटना नगर निगम ने इस भुगतान प्रणाली को सबसे पहले लागू किया था। ठीक है, इस तरीके से हम माने कि जो सीबीडीसी है यानी कि सेंट्रल जो डिजिटल करेंसी की बात करें तो उसमें भारत में जो पहला नगर निगम था वो कौन था, पटना था। आगे बढ़ते हैं, यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक नकद और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रश्न को समझते हैं बेहतर तरीके से। ये इकोनॉमी का प्रश्न है और इकोनॉमी का जो प्रश्न होते हैं बहुत अधिक तक कहें तो लॉजिक बेस्ड होते हैं। वो कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्स जो होता है वो दूसरे फैक्ट्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी कि डायरेक्टली कहें तो डिपेंडेंट होते हैं। तो कह रहा है यहाँ कि मुद्रा को अपने पास अधिक नकद और जमा कम करने शुरू कर दे, यानी कि लोग जो है पैसे को जमा करना कम कर दें और उसको रखाव जो कहें कैश का वो अत्यधिक कर दे। तो इससे क्या होगा, इससे साफ जाहिर है कि लोगों के पास जो पैसे की जो संख्या की मात्रा होगी, यानी कि अगर हम पैसा की बात यहाँ करेंसी से करें, लिक्विडिटी से करें, तो इसकी लिक्विडिटी की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अनुसार कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है ऑप्शन में मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी या फिर मुद्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर किसी के पास पैसे अधिक हो जाएंगे तो क्या होगा, मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, है नहीं, लोगों के पास में ये पैसा आ जाएगा और लोग जो है इसे कंजर्व करके जब अपने पास रखेंगे तो मार्केट की जो बात करें, मार्केट में लिक्विडिटी जो होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो घट जाएगी क्योंकि मार्केट में जो पैसा का जो प्रवाह होता है बैंक्स के थ्रू होता है। बैंक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट जो कहें जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन देते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको जो है क्या करती है, ऋण देती है, लोन देती है,
जिससे जाकर के मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है। तो इस हिसाब से देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी, और लिक्विडिटी जब घटेगी तो उसके डिमांड बढ़ जाएंगे, यानी कि मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। जब लोग नकदी बचाते हैं तो बैंक ऋण देने के लिए कम धन उपलब्ध होता है, जिससे मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे लिस्ट वन है और ये लिस्ट टू है, जिसमें लिस्ट वन में बताया गया है कुछ स्कीम्स के बारे में, जबकि लिस्ट टू है इसके कब इन्हें स्टार्ट किया गया। उसके अनुसार हमें देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है उसकी बात कर रहे हैं कि ये कब हुआ, तो 2014 में हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना 2016 से मैच किया गया है। वही मिशन इंद्रधनुष 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2022। ठीक है, सवाल क्या है, इसमें बताना है कि ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे होंगे, यानी कि इसमें किसके साथ कौन सा अरेंजमेंट लगेगा, यानी कि सबसे पहले कौन आया, मतलब किसका जो ईयर है वो किससे होता है, ये यहाँ पे हमें सजाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें हम, अगर अरेंज करने के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है वो लाया गया था आपके 2022 में। ये रिसेंट की घटना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि ए का सीधे चला जा रहा है कहाँ पे, 4 नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला आ जाता है हमारा वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लाया गया था आपके 2016 में, तो ये बी का अगर हम कहें तो दो सही है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष लाया गया था आपके 2014 में, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा हमारा थ्री। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट, डी का 3। आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ए का 4, बी का 2, ठीक है, सी का 1, डी का 3, ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाता है। ठीक है, सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रारंभ वर्ष अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो ये जो हमारे सूची है वो देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसका और कहें तो अच्छे से स्कीम्स के और उनके ईयर को देख ले तो वो सही हो जाए। तो जितने भी गवर्नमेंट में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके स्कीम को हमें एक नज़र देख लेना चाहिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ये परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है। पहले समझते हैं क्या है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है नी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पहले समझते हैं एनएनपी। ठीक है, ये है एनएनपी क्या है। तो एनएनपी क्या होता है एक्चुअली में, जब हम जीडीपी को ये कहे कि उसमें से हम जो भी डिप्रेशिएशन होता है उसको जब घटा देते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो खैर, तो इसमें कह रहा है कि एनएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस डिप्रिशिएशन, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, या फिर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, या एनडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो अभी हमने बताया आपको कि जो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से अगर हम डिप्रिशिएशन घटा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एनएनपी। ठीक है, डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएशन होता है हर महंगाई के अनुसार, या यूँ कहे कि जो भी एसेट्स होते हैं, जब हमारे पास जो भी कुछ फंड ये कहे कि कैपिटल्स होते हैं, जैसे गाड़ी हो गया या फिर मतलब फैक्ट्री में जो भी कंपनी में जो कल कारखाने लगे, वो एक समय के बाद उनकी घिसावट होती है, घिसावट कहें कि उनकी जो कहे क्षमता में कमी आती है, तो उसी घिसावट को हम डिप्रिशिएशन कहते हैं, उसी घिसावट को हम क्या कहते हैं, डिप्रिशिएशन घट कहते हैं। तो उसकी जो दर होती है एक निश्चित करी जाती है। ठीक है, वो दर जो घटा देने के बाद जो हमें हमारे पास जो एनएनपी बचता है उसे ही, सॉरी, जो जीएनपी बचता है उसे ही एनएनपी कहते हैं, यानी कि जीएनपी में से डिप्रिशिएशन को घटाने के बाद शुद्ध मूल्य प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अचल पूंजी को उपभोग घटाया जाता है। ठीक है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सेला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खड़ झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, या कालीवली झील तमिलनाडु। तो इस हिसाब से हमें बताना है कि सेला झील कहाँ पे है, ए का कहाँ हो, किससे होगा मैच, बी का किससे मैच होगा, सी का किससे होगा और डी का
किससे होगा, हमें इसमें मिलान करने हैं झील और वैसे राज्य जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे राज्य जहाँ पे पाए जाते हैं। तो महाभारत की जो महत्वपूर्ण झील है उनमें सबसे पहले जो हम बात करें अगर ए का, यानी कि सेला झील, तो सेला झील जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। वहीं अगर लोकटक झील देखने से ही आपको कई बार ये पूछा गया है, मणिपुर में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें बड़खड़ झील, ये भी हरियाणा में ही है। और ये जो लास्ट में बच जाता है काली वैली झील, ये तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से इसके जो लिस्ट की जो मिलान की गई है वो परफेक्ट तरीके से है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा A1 B2 C3 और D4, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की महत्वपूर्ण जो ये जो झीलें हैं उससे जुड़ा हुआ ये सवाल। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगान यानी कि जो टिक है उस एक जो प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है, भारत की जो सौगान है जिसको हम वो सागवान भी बोलते हैं बिहार में, तो वो जो है वो किस कहे कि एरिया में इन्हें हम कहे तो मुख्य रूप से जो फॉरेस्ट टाइप है उसमें पाया जाता है, ये कौन सी जगह है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन या घास युक्त रीत उष्ण वन। तो जैसे इस ऑप्शंस में दिए गए अगर उसके आंसर की तरफ हम पहुंचना चाहें तो थोड़ा कुछ अगर एलिमिनेशन ध्यान लगाए, आंसर एकदम से याद हो अलग बातें हैं, लेकिन अगर कुछ एलिमिनेशन से हिसाब से किया जाए तो सबसे पहले हम समझते हैं घास स्थल। तो घास स्थल यानी कि जो जो भी कुछ ग्रासलैंड होते हैं उसमें जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, ये कुछ मीटर तक ही होते हैं। ठीक है, ये कुछ मीटर तक ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है कटीली झाड़ी वन। कटीली झाड़ी वन उष्णकटिबंधीय में वो होते हैं जिनकी जो कहे ऊंचाई हो बहुत ज़्यादा नहीं होती और साथ ही साथ उनमें पत्तियां विशेष रूप से छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं कि वो कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं कांटों में। तो चूंकि सागवान का हमने वृक्ष देखा है किस तरीके का होता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, देखिए जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होगा वहाँ की जो पत्तियां होती है वो कॉनिफोरस होती है। जिस तरीके से हम बात करें अगर आप एक तरह से कहें कि जब हम देखते हैं बर्फ वाले इलाके में तो कुछ ज्यादा कॉनिफेरस होते हैं, लेकिन यहाँ के जो पत्तियां होंगी कुछ ही ज्यादा चौड़ी होगी, बहुत ज्यादा चौड़ी, इस तरीके से बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इस तरीके से वर्षा वन भी नहीं हो, क्यों होगा? क्योंकि वर्षा की जो बूंदे होंगी वो उस पे पड़ेंगी बड़े पे तो उनका रुकावट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बड़े नहीं होंगे पत्ते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आर्द्र पर्णपाती वन ही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। इस तरीके से एलिमिनेशन कर करके भी हम सही तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। सौगान भारत के पर्णपाती वनों की सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लकड़ी है, यानी ये फर्नीचर के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर के लिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का सवाल हो जाता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, अभी देखिए आप जब जाओगे जानोगे उत्तर प्रदेश के बारे में तो वहाँ पे एक अलग राज्य की मांग की जाती है इस तरीके से इन क्षेत्रों को मिला करके। तो खैर उसी पे आधारित एक सवाल है, बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में लाया गया था? मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बघेल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आप अगर मैप देखोगे तो आपको सीधे समझ में आएगा कि ये विंध्य प्रदेश है। ठीक है, अच्छा मैप वगैरह लगाने का यहाँ भरसक प्रयास नहीं किया गया डिजाइन वगैरह, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करने हैं। स्टडी के तौर के तरीके अगर हम बात करें तो अगर हम इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन या यूँ कहें कि क्लास कर रहे होते तो इसमें हमें बेशक रूप से मैप लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हम इसमें मैप्स और फिगर्स वगैरह लगाएंगे तो जो हमारे 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो क्वेश्चंस में ना हो करके कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेटरी यानी कि क्लास के फॉर्म में हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पूरे तरीके से इसे क्वेश्चनर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, इसलिए हम जो मैप वगैरह है या जो कुछ कहें जो कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल आजकल किए जाते हैं विजुअल्स वगैरह का, उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप ज़रूरी समझे तो उन चीज़ों को आप मार्क करके आप अपने एटलस में देख सकते हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था 1948 में? वो था विंध्य प्रदेश, है नहीं? और ये भी देखिए हाल ही में विंध्य प्रदेश में बहुत सारे जो कहें इशू आया था, ये जो विंध्य पर्वत वाला जो क्षेत्र है उसके हिसाब से।
स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के दौरान विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो हमारा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी उष्णकटिबंध जो होता है, याद कीजिए जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री जो होता है हमारा, ये लैटिट्यूड, और उसके जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं 23 डिग्री तक के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी इसे टॉरिड जोन कहते हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो वो कह रहा है कि उससे सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, पहली बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ये कहा जा रहा है किसके लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले पहली बात आप समझिए कि उष्णकटिबंध में है तो टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ए सही लगता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि ये निम्न अक्षांश में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश के भीतर, देखिए हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के होता है। तो ये स्टेटमेंट कुछ गलत सा लग रहा है और हमारा जो है आगे बढ़े। अभी इसको फाइनल आंसर नहीं मानेंगे। समुद्र के ऊपर वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में हवा आर्द्र होनी चाहिए। बेशक हवा जब आर्द्र होती है तभी जाकर के नीचे की हवा जो है ऊपर की तरफ तेजी से उठेगी। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अल्प परिवर्तन के साथ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो, ये भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो बी स्टेटमेंट जो है वो गलत जान पड़ता है और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो सही बी ही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, क्या आंसर है, बी ही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। कोरियोलिस बल की कमी के कारण भूमध्य रेखा के बहुत पास चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है, उनके आसपास जो है चूंकि कोरियोलिस बल नहीं होता है, याद कीजिए कोरियोलिस बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है, वहाँ जो होती है वो कोरियोलिस बल बनते हैं और इसकी वजह से जो है चक्रवात बनते हैं। लेकिन अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास की जो यानी 23.5 डिग्री की बात करें तो वहाँ किसी तरह के इस तरह का कोई फोर्स नहीं होता है कोरियोलिस का, इस वजह से नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। क्या विचार करना है भाई, क्या है स्टेटमेंट, ये समझते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारा, पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमा, उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धारा को प्रभावित कर। ध्यान दीजिए, समुद्री धारा से प्रभावित नहीं होता है बल्कि समुद्री धारा को प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन ये कोरोलिसिस बल के लिए जिम्मेदार होगा। तो बेशक ये जो है कोरोलिसिस बल जो है, रोटेशन जो हवा और पानी की जो धारा है उन दोनों पे प्रभाव डालती है। ठीक है, वायु दाब और हवा, वायु का जो दाब है और जो हवा है वो भी जो है करंट को डिफाइन करेगी। समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमा, ध्यान दीजिए ये रिवॉल्यूशन का बात है। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन की बात है। ये जो रिवॉल्यूशन है वो कहे तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो, तो उसका जो इफेक्ट क्या है अगर हम पानी और हवा पे, तो वो नहीं पड़ता। हाँ, रोटेशन का पता चलता है लेकिन रिवॉल्यूशन से कोई जो कहे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन जो है वो प्रभाव डालते हैं, तो एक ये हो जाएगा, दो हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या कहता है, केवल एक दो तीन, या फिर एक चार, या फिर दो तीन चार। तो इस हिसाब से अभी हम लोगों ने मार्क किया एक दो तीन, क्यों, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन होता है वो किसी तरीके से पानी की धारा पे असर नहीं डालेगा। पृथ्वी की परिक्रमा का समुद्री धाराओं पर दिशा पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने बताया रिवॉल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला जो सवाल है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। ठीक है, हर बार हम बड़े वाले राज्यों की देखते हैं, जैसे राजस्थान को हम लोग देख के चलते हैं, महाराष्ट्र को देख के चलते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कि सबसे बड़ा छोटे राज्य कौन है, और फिर जनसंख्या के हिसाब से भी देखिए कि कौन है। जैसे गोवा और सिक्किम, गोवा जब कह रहा है तो यहाँ आप इसको क्षेत्रफल समझिए,
और जब सिक्किम कह रहा है तो जनसंख्या के लिए सोचिए। उसी तरह से सिक्किम और गोवा, गोवा और मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गोवा जो है सबसे छोटा शहर है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सिक्किम जो है यहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफ़ी जो कहे कम है, काफ़ी जो है कम है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गोवा का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम है और जबकि सिक्किम की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुपिक क्या है? ठीक है, ये जो तुपिक है ये समझते हैं कि तुपिक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो तुपिक क्या है? एस्किमो के चमड़े के जो तंबू होते हैं, एस्किमो जानते हैं, जो हम कहें पोलर रीजन में जो रहते हैं एस्किमो, उनकी बात की जा रही है, तो उनके जो तंबू होते हैं, मतलब ठीक है, चमड़ों के, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू। ठीक है, या फिर भील जनजाति के लोगों की झोपड़ी को कहते हैं तुपिक, या टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर जो इग्लू होते हैं वो होते हैं। तो कौन होते हैं तुपुक, मतलब क्या होते हैं ये तुपुक? इतना तो जो बात स्पष्ट हो गया कि ये कहीं ना कहीं जो कहें हमारे रिहेबिलिटेशन से जुड़ा हुआ है, प्रवास से जुड़ा हुआ है, रहने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एकोमोडेशन से जुड़ा। टॉपिक क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा हमारा एस्किमो के चमड़े के तंबू, यानी कि सही जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि एस्किमो जो है वो जो चमड़े के तंबू का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तुपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुपिक। ठीक है, अगले सवाल के अगला जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। क्या है अगला एक्सप्लेनेशन हमारा? वो है एस्किमो गर्मियों को दौरान रहने के लिए जानवरों की खाल से बने तुपिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? यानी कि जो विधानसभा होता है, यानी कि जो कहें लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उनमें जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है उसका जो हम बात करें, ये जो प्रावधान है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, 178, 182, 188 या 192। ठीक है, ऑप्शन ए है 178, बी 182, ऑप्शन सी है 188 या फिर डी 192। इसका सही जवाब हो जाएगा 178। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके आर्टिकल 178 में इसकी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 प्रत्येक राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। चलिए आगे बढ़े। यदि यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बजट को लेकर के, हमने बताया था कि बजट यानी कि पूरा का पूरा जो बजट है उसको एस्टिमेट और बनाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में निहित होती है। और अगर लोकसभा द्वारा ही पारित नहीं होती है तो क्या होगा? ठीक है, ये बहुत बड़ी और कहें कि विडंबना होगी कि एक सरकार जिसका सारा काम जो है बजट बनाना उसकी जिम्मेदारी है और उसी की सरकार जो है उस बजट को पास अगर नहीं करा पाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ ये होता है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है, वो अपना बिल तक अपने में पास नहीं करा पा रहे। इसके मतलब जो उसकी जो वहाँ की जो बहुमत की जो स्थिति है वो उसकी घट गई है, उसके फेवर में सरकार जो है, सरकार के फेवर में जो है पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि लोकसभा नहीं है। ऑप्शन है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा भेजा जाएगा, जब पास ही नहीं हो तो कहाँ से भेजा जाएगा, है नी? बजट में संशोधन कर पुनः पेश किया जाएगा, संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, या प्रधानमंत्री परिषद सहित त्याग पत्र दे दिया जाएगा। याद कीजिए, मैंने बताया होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो उसमें कि अल्पमत जब सरकार आती है तो अल्पमत कहने का मतलब होता है कि बहुमत नहीं होना, यानी कि सरकार बनाने की जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई बिल गिर जाता है, सरकार का कोई सरकारी बिल गिर जाता है, वो पास उसे नहीं करा पाती है, तो उसे कहीं भी संशोधन या यूं कहें कि संयुक्त जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके पास नहीं भेजा जाता, बल्कि सरकार जो है पूरी मंत्री परिषद सहित त्याग दे देता है ना, त्याग पत्र दे देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बजट का गिरना सरकार के प्रति विश्वास की क्या है? कमी को दर्शाता है, जिससे सरकार को इस्तीफा
दे देना पड़ता है। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है, वो क्या होता है? वो बताता है कि सरकार में हमारी विश्वास नहीं है। तो अगर वो बिल पास हो जाता है, ध्यान दीजिए कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ऑपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसका मतलब होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब सरकार कोई बिल लाती है और वो बिल गिर जाता है, इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास सरकार में नहीं है, तभी ये बिल गिर गया। तो ये भी एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के पास होने जैसा समझा जाता है, और इस हिसाब से देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित क्या कर देंगे? अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया था? है ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है भारत के, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि वो कब लाया गया था। हालांकि बाद में एनजेएससी की बात की गई थी, जो ये एनजेएससी की जो बात की गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात चली थी, जब बीजेपी की, जो यानी कहें कि जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी शुरुआत में, तो लेकिन हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था, और ये प्रथा जो है अभी तक लागू नहीं हो पाया है एनजेएससी का। और अभी तक कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है वो की जाती है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो नियुक्ति की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था, उसको कब लाया गया था, कब से लागू किया गया था? 1992 में, 1993 में, 1994 में, या फिर 1995 में? ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी वो 1993 में लाई गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1993। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया था वो 1993 में अपनाया था। कॉलेजियम प्रणाली द्वितीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से अस्तित्व में आया था। अरे पहला जो मामला था वो 1992 का था, जिसे हम बोलते हैं पहला, यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामला। ठीक है, तो तीनों इंडिपेंडेंट अलग अलग चीजें थी। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव समझते हैं। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है ये समझते हैं। कौन सा कथन सही है? एडजर्नमेंट मोशन, इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य की न्यूनतम समर्थन चाहिए, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है, और इनमें से सभी सही है। ये स्थगन जो प्रस्ताव है उसके लिए है, और ये स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो ये सही बात है कि जब भी किसी चीज़ की जो चल रही हो तो उसमें अगर स्थगन करना होता है, एडजर्नमेंट लाना होता है, तो अगर 50 सदस्य हैं उनके अनुमोदन आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, ये समर्थन जो है वो आप करके ये मत कहिए कि ये पास की बात की जा रही है, ये अनुमोदन करने के लिए पहले 50 लोगों को होनी चाहिए। और 50 लोग कौन? सांसद जिसकी बात की जा रही है, यहाँ लोग नहीं। ठीक है, इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। जाहिर सी बात है कि संसद की जो प्रक्रिया है वो चलना ही जो है सरकार की कहे तो प्राथमिकता होती है, या फिर ये कहे कि उपलब्धि भी होती है। तो अगर सरकार चाहती है कि हमारा संसद चलता रहे, हमारी संसद सही तरीके से काम करता रहे, तो वो क्यों स्थगन प्रस्ताव लाएगी, और उसके लिए क्यों ये व्यवस्था होगी? यानी कि ये व्यवस्था सिर्फ होती है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और विपक्षी पार्टियां ऐसा कर करके सरकार को एम्बैरेस करती है, साथ ही साथ ऐसे मुद्दों को ध्यान आकर्षित करना चाहती है जो मुद्दा अति विशेष होता है, और गैर मुद्दों पे अगर बहस हो रही होती है तो इसलिए उस पर एडजर्नमेंट जो है, रिजोल्यूशन जिसे मोशन कहते हैं, वो लाती है। और अगर ये पास होने हैं तो इस पे कितने, लगभग 50 सांसद जो हैं उनमें समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सभी सही है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पे चर्चा करना होता है। सपोज कीजिए, अभी मान के चलिए कि मणिपुर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कहे कि खराब है, मान के चलिए, सो कॉल्ड जो भी न्यूज़ में जो बातें आ रही है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मणिपुर की जो स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, और संसद जो है किसी गैर मुद्दे पे डिस्कशन कर रही है। सपोज करके चलते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि किसी गैर मुद्दे पे वो जो है डिस्कशन कर रही है, तो विपक्ष पार्टी चाहेगी कि हम मणिपुर के मुद्दे पे करते। एक तो ध्यान आकर्षण होता है और दूसरा होता है स्थगन, एडजर्नमेंट। तो सरकार को इन मुद्दे पे, गैर जरूरी मुद्दे पे रोकने के लिए जो अपोजिशन है वो अपने 50 मेंबर के अनुमोदन पे ये एडजॉर्नमेंट लाएगी। ठीक है,
ये एडजर्नमेंट लाएगी, और जब एडजर्नमेंट होगा तब जाकर के पूछा जाएगा कि भाई आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए एडजर्नमेंट होगा, मीडिया में बाकी जगहों पे इस बात की चर्चा होगी, और इस हिसाब से उस मुद्दे की फिर पूरे तरीके से सही विश्लेषण हो पाएगा, दैट इज मणिपुर जो इशू है उस पर। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? याद कीजिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्षमादान देने की शक्ति है कि वो किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति की जो भी कुछ मतलब सजा है उसको वो कई तरीके से माफ़ कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं, उसके प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, उसे पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ़ कर दे, या फिर उनकी जो शक्ति है वो लिमिटेड है, ठीक है, या फिर लिमिटेड है। तो ऑप्शन देख करके आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई जब ये लिमिटेड नंबर्स कहे जा रहे हैं, यानी कि ये जो शक्ति है वो अनलिमिटेड नहीं है, मतलब ये लिमिटेड है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब लिमिटेड है तो कितना? ए ऑप्शन दो, ऑप्शन ए है दो, बी चार, सी पाँच, या डी छः। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति है वो 5 लोगों तक, यानी 5 क्षमा तक है, ठीक है। कितने हैं? 5। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और परिलमन की शक्तियां प्राप्त है, यानी कि इस तरह की 5 जो शक्तियां हैं उनके पास है, ठीक है। आगे बढ़े। स्वतंत्रता प्राप्त गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व जो कहे गठित जो अंतरिम, यानी कि कहे कि जो एंटरिम कैबिनेट था उस पे जो हमारे ऊर्जा मंत्री थे वो कौन थे, ठीक है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि उस समय मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे, यानी कि एनर्जी एनर्जी मिनिस्टर कौन थे? ए जगजीवन राम थे, ठीक है, बी सी एच भाभा थे, डी अब्दुल रब निस्तार थे, सॉरी सी अब्दुल रब निस्तार थे, डी बलदेव सिंह थे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो ऊर्जा एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी जो है पूरे तरीके से न्यूक्लियर, कोल, इन्हीं सबों पे, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं सबों पे जुड़ा हुआ, और न्यूक्लियर से यहाँ जुड़ा हुआ एक विशेष नाम आता है सी एच भाभा का। तो ये बी सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सी एच भाभा 1946 की अंतरिम सरकार में वाणिज्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन का सीधा संबंध नहीं होता। एलिमिनेशन का जो तरकीब होता है वो सिर्फ कुछ हद तक सही आंसर को पहुंचने तक की एक कहे कि कार्यशैली है, ये नहीं कि कहे कि वो पूरे तरीके से लॉजिकल है और इसीलिए वो आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि ये न्यूक्लियर से जुड़े हुए तो भी ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? याद कीजिए, जब हम लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो उसमें किसी भी राज्य का एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। साथ ही उसमें एक और चर्चा किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो दो से अधिक या एक से अधिक दो राज्यों के मिलाकर भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है, गठन किया जा सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो गठन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कौन करता है, ठीक है। विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विधानमंडल होते हैं, जो कंसर्न विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उस राज्य के, वो एक अनुमोदन भेजती है, अनुरोध करती है, संसद अधिनियम बनाती है, तब जाके राष्ट्रपति इसका गठन का घोषणा करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद जेएसपीएससी का गठन करती है, यानी कि ज्वाइंट जो है सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करती है, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? मर्लिन नेशनल पार्क, ठीक है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। देखिए, मर्लिन नेशनल पार्क जो है वो बता रहा है कि मिजोरम में है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, बल्पक्रम नेशनल पार्क मेघालय, डी मोलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कौन सा जो है वो कथन जो है असत्य, यानी कि मिलान जो है वो गलत मिला हुआ है? तो ये है मौलिंग नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश की जो बात कर रही है,
वो गलत है, यानी कि डी। बाकी ये जो आपके हैं मर्लिन जो है नेशनल पार्क मिजोरम सही है, इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, और बलप्रकम नेशनल पार्क भी मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो मौलिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से घास का मैदान मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। ठीक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है मानचित्र, तो मानचित्र में हम देखेंगे इसको, और जब आप एटलस में देखेंगे कैंपास, लोनोस और पम्पास, तो इसकी जो सही व्यवस्था है वो कहाँ पाए जाएंगी? तो ये पाया जाएगा सबसे पहले पम्पास। ठीक है, जो पम्पास है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और जो कहे कि हम पम्पास की बात करें तो ये शायद ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पम्पास है। उसके बाद आ जाता है आपका ये कौन सा आ जाएगा? ये ऊपर एक ढक गया है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानित पदार्थ का होता है। ठीक है, इस कथन पर विचार करें। जब मृदा का जो ये होता है परिच्छेदिका होता है, अगर हम बात करें जो अपक्षयन होता है, तो जो सबसे ऊपरी के जो हिस्सा होता है उसका कह रहा है कि द थर्ड ऑर्डर फ्रॉम द टॉप इन द सॉइल प्रोफाइल इज वेदर्ड रॉक मटेरियल। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। वहीं भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना है, यानी कि अगर दीवार बना दें इस तरीके से, ठीक है, प्रतिधारी, तो भूस्खलन रोका जा सकता है। ये पूछा जा रहा है। अब स्टेटमेंट कौन सही है ये बताना है। अरे कथन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो आंसर है वो दोनों सही है। जाहिर सी बात है कि जब मिट्टी जब बनती है तो क्रस्ट जो होता है, ऊपर का जो सबसे हिस्सा होता है, वो पूरे तरीके से कहे तो वो पूरा का पूरा जो होता है वो कैसा होता है? वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। फिर वो धीरे 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 कहे एक समय के बाद ताप, दबाव, ये सबों को अनुभव करते करते वो और टूट टूट कर और टूट करके, है ना, महीन टुकड़ों में बट जाती है, और फिर धीरे धीरे वो मेटल में भी बदल जाती है, मेटल में हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन सबसे पहली जो ऊपरी जो हिस्सा होती है वो वेदर ड्रॉप मटेरियल होता है। तो उसी तरह भूस्खलन को रोकने के लिए अगर दीवार बना दी जाए तो वाकई जो प्रति दीवार बढ़ा दी जाए तो वो भूस्खलन यानी कि मिट्टी को इधर जाने से रोकेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। मृदा छिद्रित और भूस्खलन नियंत्रण तकनीक कृषि और पर्यावरण विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? यानी ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल का छिद्र यानी कि छिद्र से क्या मतलब है ये बताना है। क्या वाकई उसमें एक ओजोन मंडल है ये, और ये इसमें छेद हो जाता है, ये इसका मतलब है? तो ऐसा नहीं है। समताप मंडल में छेद, ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन सांद्रता में वृद्धि, या क्या, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो जो ओजोन मंडल होता है जिसमें ओजोन की मात्रा होती है, अगर उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है, उसके कंसंट्रेशन में कमी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि ओजोन में छेद हो गया है, ओजोन मंडल में छेद हो गया है। ऐसा ये नहीं कि किसी तरह का उसमें होल हो जाता है, बल्कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या? ओजोन होल। ठीक है, ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है, ये कोई वास्तविक छेद नहीं है। आगे बढ़े। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच संबंध क्या है? देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? म्यू। निर्वात में प्रकाश की गति यानी कि सी, लाइट का जो स्पीड है उसका, और उस माध्यम में प्रकाश की गति यानी कि वी, इन सबों में रिलेशन क्या है? ठीक है, म्यू इक्वल्स टू वी सी ऑब्लिक म्यू इक्वल टू वी सी। ठीक है, ये एक है यहाँ तक। ठीक है, म्यू इक्वल अपॉन वी अपॉन सी, म्यू सी वी, या फिर ये क्या है? इसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप जब लाइट का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि म्यू जो होता है यानी कि अपवर्तनांक जो होता है लाइट की स्पीड और उस लाइट का उस पदार्थ में जो स्पीड है उसका जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है।
यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू, सही फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू उस प्रकाश का जो कहे निर्वात में चाल अपॉन उस प्रकाश का उस ऑब्जेक्ट यानी उस माध्यम में चाल जो होता है वो, यानी कि सी अपॉन वी। तो इसका सही जवाब जो होगा म्यू सी अपॉन वी कहाँ है, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। अपवर्तनांक दर्शाता है कि निर्वात की तुलना में माध्यम में प्रकाश कितना धीमा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान m वाली वस्तु का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, है ना। p जो होता है हम लोगों ने कहा है कि p इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, p इक्वल्स टू क्या होता है ये हमें समझना है। m का मतलब होता है m और v का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, मास वेलोसिटी, और p होता है आपका क्या, इसकी हम बात करें तो ये होता है हमारा मोमेंटम यानी कि संवेग। तो लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। गतिज ऊर्जा यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी बात की जा रही है। P इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, एम वी स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जब गतिज ऊर्जा की बात करें, है ना, गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का हाफ अपॉन एम वी स्क्वायर, हाफ अपॉन एम वी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम पुट करें तो मान के चलिए कि अगर हम बात करें हाफ एम बी स्क्वायर होता है तो P इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। पहले ऐसे करते हैं, इसको बैक करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं दूसरे तरीके से। अभी हमने बताया कि ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, P इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, जहाँ m क्या है मास है, v क्या है वेलोसिटी है। लेकिन एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से एम वी स्क्वायर तो ये है हमारे पास, लेकिन हाफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाफ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब हाफ नहीं है तो अगर हम इसको हाफ से करें, मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे मान लीजिए एम वी स्क्वायर को अगर हम हाफ कर दें, दो बार हाफ हाफ कर दें, तो ये प्रॉपर आ जाएगा हमारा क्या, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे सॉल्यूशन करने के बाद एक लॉन्ग प्रोसेस है सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कुछ जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, तो उस हिसाब से गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का संबंध भौतिक मूल्य समस्या को हल करने के लिए मदद करता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम, यानी कि मास के दुगना जो होता है वो संवेग का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। विद्युत जो होता है, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है उसका इस्तेमाल किसका निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, जनित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है जिसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो याद कीजिए जो डायनेमो होता है, जो जनरेटर होता है, जो बिजली उत्पन्न करता है, उसमें जो है वो क्या होता है, जनरेटर में अरे चुंबक होते हैं, और जब घूमते हैं टरबाइन तो चुंबक जो है उस तरीके से बिजली जनरेट करती है। तो ये पूरे तरीके से कहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो बात है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे जनित्र यानी जनरेटर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। विद्युत जनरेटर या डायनेमो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नहीं, जब टरबाइन जो है पानी को घुमाती है, सॉरी पानी जो है टरबाइन को घुमाती है, तो उसके अंदर जो डायनेमो लगा होता है उसमें चुंबक होता है, और चुंबक के बीच एक कुंडली होती है। जब कुंडली घूमती है तो उस चुंबक और कुंडली के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरेटर से जुड़ा। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है कि निम्न में जो है स्टेटमेंट है कौन सही नहीं है। एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव तत्वों के समूह को कहते हैं। सोडियम सबसे अधिक अधातुक धात्विक तत्व होता है। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु हैं, जबकि लेड ऑक्साइड की तीव्र गंध करवा होता है। तो कौन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए एक्टिनाइड जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, याद कीजिए जो नीचे हम लोग पढ़ते हैं।
ये सही है। सोडियम सबसे अधिक अधातु धात्विक तत्व है, ठीक है, ये धातु होते हुए भी जो है कि अधातु रूप जैसा इसको काट सकते हैं चाकू के द्वारा। सीजियम गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु नहीं, ये उत्कृष्ट धातु नहीं है। लेड ऑक्साइड की जो गंध होते हैं वो बहुत ही कड़वा होता है, तो इस तरह से हमारा सी जो ऑप्शन हो वो सही हो जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातु उत्कृष्ट धातु कहलाती है, ना कि सीजियम वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, जो Cu है ना, 2SO4 जो होता है उसका जो विलयन होता है H2O के साथ में, वो कहा जा रहा है कि ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। अपोहन, ठीक है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसका क्या है, किस काम में इस्तेमाल इसका किया जाता है, अपोहन, विद्युत अपघटन, जल अपघटन या फिर प्रकाश अपघटन। ये जल अपघटन इसका आंसर होगा। कॉपर सल्फेट एक मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार का लवण है जिसका जल अपघटन अम्लीय विलयन देता है, ठीक है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब उसको हीट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं गलता है। जिसका हाई होगा वो गलने में टाइम लगेगा, जिसका लो होगा वो बहुत जल्दी गल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका होता है, बोरोन का, लोहा का, सिलिकॉन का या फिर एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो जो यहाँ बोरोन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। याद कीजिए हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्यूज पढ़ा था, ठीक है। तो फ्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पिघल जाता है और वो शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड यानी कि बिजली के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनके खराब होने से बचाता है। बोरॉन का गलनांक 2076 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 2076 डिग्री सेल्सियस जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तब जा कर के कहीं बोरॉन जो है वो गलता है। जबकि आयरन वगैरह हम लोग खुले आंखों से देखते हैं कि ये बहुत ही कम पे पिघल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो महत्वपूर्ण जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है वो है हमारा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका ऑप्शन जो है NH2 ब्रैकेट 2CO या फिर NH2CO, ठीक है, या फिर NH3 ब्रैकेट 2CO या D NH2 ब्रैकेट 2CO, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन ऐसा है, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ तक मेरे हिसाब से ए और डी का ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। NH2 ब्रैकेट 2CO, ठीक है, सेम हो गया। खैर, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, ए डी भी कह सकते हैं। यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। इसे अरे कहे तो लैब में सिंथेसाइज किया जा चुका है, फर्स्ट टाइम ये सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ था NH2 ब्रैकेट 2CO। ये यूरिया का फॉर्मूला है और ये हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है और ये बीपीएससी में भी पूछा गया हुआ है, ये टॉप क्वेश्चन, ठीक है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड Pu-94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 94 होती है, 242 होता है, सी 148 होता है, डी 336 होता है। तो प्लूटोनियम 94 के नाभिक में जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 148 होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, इसमें 148 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि मास जो होता है वो, परमाणु संख्या यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो घटाने के बाद जो बचता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास होता है, ठीक है। तो जब हम मास में से इस प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन मिल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय मतलब कहते हैं कि रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वे सारे के सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर हम दो तत्वों को मिला करके एक तत्व यौगिक बनाते हैं तो फिर उसी यौगिक को तोड़ करके वो दोनों तत्व नहीं बना पाएंगे, ठीक है।
जैसे कहने का मेरा मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर बना लेते हैं, तो वाटर को फिर तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं बल्कि ये एक है इरिवर्सिबल परिवर्तन है। तो यही स्टेटमेंट हमारा पहला ही गलत हो जाता है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, तो हाँ हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक और ये जो कहे कि एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वगैरह इस तरीके थर्मो नेचर में होता है। कभी जो है एनर्जी रिलीज होती है, कभी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, बेशक होता है, दो गैस मिल करके एक वाटर यानी एक लिक्विड बना देते हैं। नए उत्पाद का निर्माण होता है, हाँ होता है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट फर्स्ट यानी ए है ये रिवर्सिबल चेंज है, ये गलत हो जाता है हमारे, यानी कि यही आंसर हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कैलामाइन का खनिज एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैलामाइन जो है वो एक केमिकल है और ये यौगिक है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सिलिकेट या फिर जिंक कार्बन और ये कार्बोनेट। ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा जिंक कार्बोनेट ये है। ठीक है, कैलामाइन यानी कि जस्ता का एक महत्वपूर्ण क्या है? और है ये अयस्क है ये। ठीक है, और ये इसका जो फार्मूला होता है जिंक कार्बोनाइड ZnCO3 ये होता है कैलामाइन का। इससे जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैसे एक बीज होता है, एक सीड्स होता है, ठीक है, और इस सीड्स में अंकुरण आ सके इसके लिए कौन से ऐसे तत्व हैं जो जरूरी होते हैं? मिट्टी का होना, पानी का होना, ऑक्सीजन का होना। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, या पानी, उचित तापमान, नाइट्रोजन, तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। क्या ऐसे जो है जरूरी है? देखिए आप ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ जाओगे कि सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है वो होता है पानी, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ज़रूरी होती है। लेकिन क्या मिट्टी की ज़रूरत होती है? तो जो घरों में हम जो स्प्राउट्स खाते हैं उसको निकालने के लिए हमें किसी भी तरीके से मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अलग बात है कि खेती करने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होता है, लेकिन उनके अंकुरण के लिए मिट्टी की ज़रूरत हो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्लांट होते हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसी सीड्स में निहित होता है। तो उन्हें जो भी कुछ चाहिए होता है पोषण के लिए वो मिट्टी से बाद में लेते, पहले उन्हीं सीड्स का इस्तेमाल, तो मिट्टी उसमें इस्तेमाल नहीं होती। पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो बी आंसर सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऐसा कुछ नहीं है, और साथ ही साथ प्रकाश का भी कोई मात्रा में ज़्यादा ज़रूरत शुरुआत में नहीं होता है। तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। अंकुरण के लिए मिट्टी या रोशनी हमेशा अनिवार्य नहीं होता, लेकिन नमी और हवा बहुत जरूरी होता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, ठीक है, वह प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिनकोना और इन सब से जुड़ा हुआ जो सवाल है, कई बार पूछे जा चुके हैं और ये पूछे जाते रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि जो कुनैन है वो किससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? आवृत बीजी पादप से, अनावृत पादप से, शैवाल से या कवक से। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, उससे पाया जाता है आवृत बीजी पदार्थ, ये पादप से। ठीक है, सिंकोना। कुनैन सिंकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है और एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कौन है? जो एनिलिडा है या मोलस्का है, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट के तरह से काम करे, कनेक्टिंग करे, वो कौन है? जो आर्क्योप्टेरिक्स है, यूग्लिना है, नियोपिलिना है या प्रोट्रीथा है। ठीक है, ये समझते हैं। तो नियोपिलिना जो है वो जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एनालिडा और मोलस्का के बीच में ये पाया जाता है, जो सॉरी एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। ठीक है, नियोपिलिना में एनिलिडा की तरह खंडन और मोलस्का की तरह सेल पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल भी होता है और इसमें खंडन भी होता है। निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको तोड़ा
नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये समझते हैं कौन है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो बहुलक यानी कि हम समझते हैं पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि पॉलीमर्स एक से ज़्यादा से जो सेल्यूलोज, जाहिर सी बात है ये नेचुरल चीज़ है, ये प्लांट से पाया जाता है, तो इसे तो आराम से उसे बायोडिग्रेड किया जा सकता है। स्टार्च ये भी प्लांट का है, तो इसे भी किया जा सकता है। प्रोटीन ऑब्वियसली जो है हम इसको कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। पीवीसी ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये प्लास्टिक का है, और ये पूरे तरीके से हम देखें तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पीवीसी एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसके सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? नहीं, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बकल कैविटी से शुरू हो जाता है, बकल कैविटी से, और इसका जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, लार से। तो इसमें किसका सबसे पहला डाइजेशन होता है मुख में, जो लार से बन के वो जो होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, किसका जो है डाइजेशन शुरू होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है जो, ठीक है, उसका जो कहे पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। लार में मौजूद जो एमाइलेज एंजाइम होते हैं वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, और इस तरह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। ट्रिपल ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी की किन तीन रोगों से बचाता है? जो डीपीटी की छिड़काव जो पहले हुआ करती थी, वो कहा जा रहा है कि ये किस तरह के तीन बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। पहला क्षय रोग, काली खांसी या हैजा, काली खांसी, टिटनस या चेचक, सी काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, या काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये जो डीपीटी है, ठीक है, ये जो डीपीटी है, ये जिसको हम ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, वो किन दो चीज़ों से हमें जो है वो बचाता है? तो वो हो जाता है हमारा डिप्थीरिया जो है, ठीक है, और वो भी कफ जो होता है टिटनस वगैरह, उससे हमारी रक्षा करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा आंसर, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका शिशुओं को इन तीन जानलेवा जीवाणु संक्रमणों से बचाने के लिए दिया जाता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ रोग से, प्लाज्मोडियम मलेरिया, यूर्सिनिया पेस्टिस प्लेग, वेब्रियो कॉलरी, हैजा, ठीक है। तो ये किससे जो है वो जुड़ा हुआ नहीं, तो अगर हम स्पेलिंग की देखें, वेब्रियो कॉलरा पगड़ा से जुड़ा हुआ सही लगता है हमें। उसी तरीके से मलेरिया, प्लाज्मोडियम ये भी सही जुड़ा हुआ मालूम होता है हमें, ठीक है। और बाकी जो दो ऑप्शन बच जाते हैं वो देखते हैं, तो इसमें जो साल्मोनेला यानी जो कुष्ठ है नहीं, उससे जो जुड़ा हुआ है वो सही हमारा नहीं है, ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड का कारण बनता है, जो साल्मोनेला है वो टाइफाइड का, जबकि कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है उससे लेप्रोसी होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वही साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड का कारण बनता है। निम्न में कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? ठीक है, एकिडना, कंगारू, पेंगलिना या वेल, कौन ऐसा जीव है जो क्या करता है, वो है स्तनधारी लेकिन देता क्या है, अंडे है। तो एकिडना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीना और प्लेटिप्स दुनिया के एकमात्र स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, ठीक है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आदान प्रदान होने के लिए वैसे होगा जब एक ही जो कहे कोशिका के जो हिस्से है वो इस तरीके से कहे कि दो स्ट्रक्चर में जब जाते हैं तो उस तरीके से हम कहें कि वो बनेगा, यानी कि दोनों जो है उन दोनों जो डॉटर सॉरी पेरेंट जो होते हैं वो उनके जो गुणसूत्र हैं अगर हिस्सा लेते हैं तो वो उस तरीके से डीएनए जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम उसमें होगा। समसूत्री में, अर्धसूत्री में, असूत्री में, या फिर उपर्युक्त सभी में होगा। तो जो मियोसिस होता है यानी कि जो अर्धसूत्री होता है जिसमें दोनों हिस्सा लेते हैं, एक से नहीं दोनों हिस्सा लेते हैं, तो उसमें ये जेनेटिक मटेरियल का जो है आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन को प्रोफेज अवस्था में होता है जो विविध कहलाता है, नहीं मियोसिस में होगा इसका आंसर।
सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? और जहाज का चित्र बनने का मतलब साफ है कि पानी यानी कि समुद्री जो यात्रा है, यानी कि जो शिप है, उसकी व्यवस्था उस टाइम थी, यानी नेवी कंट्रोल था। तो पूछा जा रहा है कि सातवाहन के समय किस वंश का जो शासक था, उसका जो सिक्का था उस पे जहाज का चित्र बना था? सिमुक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। यह सातवाहन काल के दौरान समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को महत्व को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़े। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? है नहीं, जो माध्यमिक सूत्र है वो उसकी रचना किसने किया था? ठीक है, कनिष्क ने, नागार्जुन ने, अश्वघोष ने या फिर वसुमित्र ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल, जो लगभग 50 की संख्या में हमारे पास शामिल थे। ठीक है, और ये सवाल जो थे महत्वपूर्ण इसलिए थे कि जो हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है, यानी कि जो 72वीं जो बीपीएससी होने वाली है उसकी जो प्रीलिम्स है, साथ ही बिहार एसएससी की जो सीजीएल और सीएचएसएल से जो जुड़े हुए जो सीएचएसएल से जुड़े हुए जो वनडे एग्ज़ाम है, उनमें इनका जो रोल होगा बहुत ही ज़्यादा कहें तो इम्पोर्टेंट प्ले करने वाले हैं। इनका जो रोल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो रोल है, मतलब हम कहें कि ये जो हमारे एग्ज़ाम्स के जो पीटी हैं, उस पीटी के फैक्ट्स के लिए ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को अगर हम यूज़फुल करने की बात करें, लगभग 5000 की जो ये सीरीज़ है, उसको कैसे यूज़फुल किया जा सके, तो ये एक कहें कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड सीरीज है, जिसमें आप इसके सही सही फ़ायदा तभी उठा सकेंगे जब तक कि आप जो तैयारी है आपकी वो पूरे तरीके से रफ्तार में चल रही हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और सीधे तौर पे इसमें आएंगे, तो हो सकता है आपको ये उलझाव या बोझ सा लगे। लेकिन जब आपकी तैयारी चल रही होती है तो आप अपनी क्षमता को ये कहें कि देखने के लिए, अपने असेसमेंट करने के लिए ये 5 के जो प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, और आपके एग्ज़ाम को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस तरीके से बिहार बीपीएससी की और ये बिहार एसएससी से जो जितने भी जुड़े हुए जो फैक्ट्स हो सकते हैं, जो इन सवालों में पूछे जा सकते हैं, इस 5000 की जो प्रश्नों की सीरीज है जीके जीएस की, उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पीटी के लिए जो महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको भी हम आने वाले सीरीज में डील करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो करेंट अफेयर्स है उसके भी वीडियोस हम लाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 10,000 प्रश्नों की जो सीरीज है वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जीके जीएस का जो इंडिपेंडेंट सीरीज है वो 5,000 प्रश्नों का, वो हमारा हो जाएगा ब्रह्मास्त्र का। तो इस तरीके से बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी से जुड़े हुए सवालों की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल शिक्षा मार्ग को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने दोस्तों, अपने वैसे एस्पिरेंट्स को शेयर करें जिनको उनकी काफ़ी ज़रूरत है, और हमारी रीच को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें, ताकि हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो बढ़ सके, और साथ ही साथ हम आपके लिए और भी बेहतर तरीके से जो है करें कि हम कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहिए। तो इस तरीके से ब्रह्मास्त्र सीरीज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अलग तरीके के प्रश्नों के साथ। थैंक यू।